ठीक है। एनीहाउ यहां एक तारीख दी गई है जिस तारीख के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, इनेक्ट किया गया है और अपने आप को दिया गया है। ये वो तारीख है 26 नवंबर 1949। तो जब हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा गया 26 जनवरी 1985, ये तारीख भी तो कहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये दी गई है आर्टिकल 394 में। आर्टिकल 393 और 394 जो लास्ट में 22वें पार्ट के अंदर आता है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसीलिए रखता है कि उसके अंदर वो तारीख दी गई है जहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाता है कि 16 आर्टिकल्स 26/11/49 से लागू होंगे, जिसमें 394 भी शामिल है। 394 के अंदर ये दिया है दिस आर्टिकल एंड, और 15 आर्टिकल लिखे गए हैं वहां पर। कई बार नोट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, या जो हम एमसीक्यूज लेते हैं उनके अंदर सिर्फ 15 आर्टिकल लिख दिए जाते हैं कि 15 आर्टिकल लागू किए, 16 आर्टिकल लागू किए थे। सो 26 जनवरी 1950 को आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू कर देते हो। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, ये बनाया किसने, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, तो इसका एक मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट निकलता है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, बड़ा लंबा चला, बचपन से पढ़ा है आपने। उसके अंदर लास्ट मूवमेंट जो था नेशनलाइज मूवमेंट, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, मासिव था, मासेस के ऊपर था। इसके बाद में 43-44 के अंदर इंडिविजुअल मूवमेंट चालू हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये वो एलिमेंट था। 43 के अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसने भी अपना मूवमेंट चालू कर दिया था, डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अगेन सारी मासेस अंग्रेजों के खिलाफ शामिल थी, लेकिन म्यूचुअली दे वर डिवाइडेड। अब इस डिवीजन के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम बाय द टाइम 1945 आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी होती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाती है तो इंडिया के अंदर अलग तरह के प्रॉब्लम्स अंग्रेज फेस करने लगते हैं। 42 में जब इंडियन साथ नहीं दे रहे थे, पॉलिटिकल साथ नहीं हो रहा था, इसके पहले जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर इंडियंस ने बहुत अच्छा साथ दिया था, चंदा भी दिया था, पैसा भी दिया था, लोगों ने ज़ील के साथ आर्मी के साथ, ब्रिटिश आर्मी के साथ काम किया था। इस टाइम पे वो वाली बात नहीं थी। हिंदुस्तानी सोल्जर्स सरेंडर कर रहे थे लगातार। 42 की बात है, 40s की बात है, इनफैक्ट 40s, 41, 42। सुभाष चंद्र बोस जो सोशलिस्ट एग्रेसिव लीडर हुआ करते थे, वो इंडिया छोड़ चुके थे और जापान पहुंच गए थे, अल्टीमेटली घूमते फिरते जर्मनी होते हुए। जापान इस टाइम पर जर्मनी का अलाय था और जापान ने उस टाइम पर चाइना के एक हिस्से के ऊपर कैप्चर कर लिया था। पैसिफिक के अंदर उसका बड़ा काम चल रहा था। साथ ही साथ में उसने अलग अलग जगहों पे जो कोस्टल एरियाज थे पैसिफिक ओशन के और इंडियन ओशन के, वहाँ पर अटैक करना चालू कर दिया था। गांधी जी चूंकि अहिंसावादी थे, उनको एक चीज़ खाए जा रही थी इस समय कि अगर हमारे ऊपर जापानी अटैक कर देते हैं तो युद्ध न तो इंडिया का है, इंडिया वर्सेस जापान नहीं है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं है, युद्ध हो रहा है अलाइड वर्सेस एक्सिस पावर्स के बीच में। इस युद्ध के अंदर इंडिया बिलावजह पिस जाएगा, और हुआ भी था। कलकत्ता हार्बर बॉम्ब किया गया था जापान के द्वारा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जापानीज आर्मी विद द हेल्प ऑफ आज़ाद हिंद फौज एंटर कर चुकी थी। ये एलिमेंट था 42 में। अब इंडियंस की मदद लेने के लिए अंग्रेज क्रिप्स मिशन भेजते हैं। ये हम नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस है। क्रिप्स मिशन इस मामले में खासियत रखता है कि यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं कि हम खुद से डिटरमाइन करें, राइट टू डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला प्रिंसिपल था, वो उन्होंने सामने रख दिया था। और यहाँ से नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया कि हाँ हमें पावर मिल सकता है। अदरवाइज मुस्लिम लीग के पास जो पहले इलेक्शन हुए थे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1937 में, उसके अंदर उसको पावर नहीं मिला था और 11 जगह पे 11 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस और उसकी मिलीजुली सरकारें बन गई थी। पॉलिटिकल सिस्टम का बड़ा बवाल है। QIM के अंदर जो क्रिप्स थे, उन्होंने बोला कि आगे हम लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ काम करेंगे। ये वायदा था। इस वायदा को पूरा करने के लिए 45 के अंदर एक
कमेटी को भेजाना की सिफारिश होने चालू होती है और फिर एक कमेटी आती है जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कब आती है? मार्च 46। और इस टाइम पर मार्च 46 के अंदर जो बवाल हमारे यहाँ चल रहे थे, खास तौर पे पॉलिटिकल बवाल, कि राजनीति किस प्रकार की होगी, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से इवॉल्व होगा, यहीं पर यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हो जाता है और अमेरिका एक पावरफुल नेशन की तरह उभर कर आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों में बड़ा रोल था। सबसे बड़ी खासियत यह है कि अमेरिका ने पर्ल हार्बर को अगर हम छोड़ देते हैं तो मेन लैंड अमेरिका पे युद्ध नहीं हुआ। लंदन के ऊपर तो बमबारी होती थी, जर्मन फाइटर प्लेन्स बमबार्ड किया करते थे। सो पहले ये कहा जाता था इंग्लैंड इसलिए पावरफुल है या सक्सेसफुल है क्योंकि मेजर लड़ाइयाँ उसकी ज़मीन पे नहीं लड़ी गई, लेकिन यहाँ पर बमबारी हुई थी। अमेरिका के साथ यही खेल है कि अमेरिका के ऊपर कभी बमबारी नहीं हुई, अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ। सो अमेरिका एक पावरफुल नेशन बन जाता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक पावरफुल रोल अदा करना शुरू करता है। तब इस टाइम पर वो एक नया कंसेप्ट इवॉल्व करता है जिसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी दो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जो आपको दी गई हैं। इसको मैंने होमवर्क दिया था ना, कर लिया? दिखा दिया करो ना, कर लिया? स्कैन करके भेज दिया करो। जो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल मैथडोलॉजी के अंदर जो काम होता है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। यूरोप डिवास्टेटेड था, खासतौर पे वेस्टर्न यूरोप, रशिया भी शामिल था। तो यूरोप क्या, रशिया वाला हिस्सा जो ईस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा था, वहाँ पे भी युद्ध बड़ा खतरनाक हुआ था। मेजर पोर्शन जो युद्ध का हुआ था उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन था वो अपनी जगह पे था। जो यूरोपियन पावर्स इस टाइम पर थे वो इस लायक नहीं बचे थे कि वो अपनी बातों को पावरफुली मनवा सकें। सो यूनाइटेड स्टेट्स एंटी स्लेवरी वाले कंसेप्ट के ऊपर फॉलो करता है, कहने की बात है, सामने रखने की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको अपना इकोनॉमिक पावर एस्टैब्लिश करना था वर्ल्ड वाइड। उसने कहा वो तभी पॉसिबल है जब सारी कॉलोनीज अपनी, जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं वो अपनी सारी कॉलोनीज को आज़ाद करना चालू होंगे। ये इंटरनेशनल मेथड है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट चल रहा है जो इंग्लैंड के ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल पावर था इंग्लैंड के अंदर वो लेबर पार्टी के हाथ में आ जाता है और लेबर पार्टी प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस रही शुरू से काफी हद तक। सो इंडिया के अंदर मामले चल रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ठीक है अपनी जगह पर है, हमें प्रोविंसेस के अंदर होम लूल मिल गया है, हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है जहाँ पे कुछ पार्ट्स के अंदर हम काम कर सकते हैं, सब जगह पे तो हम काम नहीं कर सकते। इसी बीच में जब कैबिनेट मिशन आता है वो बोलता है कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया एक फेडरेशन बनाई जाएगी और उस फेडरेशन के अंदर सब कुछ होना चाहिए, इलेक्शंस होना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि इलेक्शंस तो आप वहाँ करा सकते हो जहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। किस बुनियाद पे करा सकते हो? जो 1919 का एक्ट है या 1909 का एक्ट है, 1909 कि 1919, 1919 के अंदर है वोटिंग राइट। सो उसके हिसाब से आप एक 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति पहला, और वो सारे व्यक्ति जो खातेदार हैं, खातेदार का मतलब होता है जो इनकम टैक्स दे रहा है या किसी तरह का टैक्स दे रहा है। इट वॉज नॉट ओपन फॉर, जिसे हम कहते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफराज जो हमारे पास है वो नहीं था। सो 10 लाख लोगों के ऊपर एक व्यक्ति को चुनना था, ये काम था ब्रिटिश प्रोविंसेस का। ठीक है साहब, चुन लिया गया। इसी तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो सेकेंडरी थे, रानी सबसे बड़ी रानी है, बाकी सारे राजा उनको दोख लगाएंगे, राजा हो नवाब हो कुछ भी हो, तो वो सेकेंडरी राजा थे। दे वर नॉट सॉवरेन इन देमसेल्व्स, दे वर गवर्न्ड बाय द ट्रीटीज। चाहे वो पहली ट्रीटी जो सबसे पहले वाली हो जाती है सब्सिडी अलायंस ट्रीटी, या दूसरी वाली हो जाती है जिसके अंदर हमने कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या तीसरी तरह की ट्रीटी आ जाती है जो सनद स्टेट्स थे, छोटे 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 ढेर स्टेट्स बन गए थे। सो इन सबको ये बोला गया कि आप लोग अक्यूमुलेट हो गए, अब छोटा सा स्टेट उसकी 10 लाख की पॉपुलेशन नहीं है तो क्या करेगा। सो एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स एजेंसी वाइज या रेजिडेंसी वाइज किया गया और वहां के राजाओं से बोला गया कि आप अपने आप के लोगों को नॉमिनेट करके भेज दीजिए। सो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स ने अपना नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन किसका करेंगे तो समझ सकते हो राजा किसका नॉमिनेट करेगा। राजाओं की अपनी खुद की एक काउंसिल चला करती थी, राजा लोग अपना पावर चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद वाला जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था, जो पूर्ण स्वराज वाला मामला था 1929 दिसंबर लाहौर अधिवेशन के बाद में,
वहां से जो कंसेप्ट चल रहा था वो राजाओं के खिलाफ जाता था। कई सारी चीजें हुई, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर बवाल हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ, सीडीएम के अंदर हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कहती है कि एक नेशनलिस्ट ऑल पार्टी बेस्ड सरकार बनेगी। दैट इज वाइसरॉय की जो काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें जो मंत्रिमंडल होगा उस मंत्रिमंडल के अंदर सारी पार्टियां शामिल होंगी। कायदे से सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी, उसको बुलाया जाना था, वो नहीं बुलाया जाता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के टाइम पर पाकिस्तान की डिमांड खत्म हो गई थी, देयर वाज नो डिमांड फॉर पाकिस्तान। लेकिन जब वॉवेल ये हरकत करते हैं तब पाकिस्तान की डिमांड वापस शुरू हो जाती है और मोहम्मद अली जिन्ना नारा देते हैं कि अब हम डायरेक्ट एक्शन से आज़ादी लेंगे और इंडिया को तोड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन, ब्रिटिश इंडिया। अब वो डायरेक्ट एक्शन वाली बात थी, ये दिसंबर में चालू हो जाती है, बंगाल के अंदर बवाल मच जाता है, खतरनाक दंगे होने लगते हैं, गांधी जी वहां चले जाते हैं। ये बात है 46 दिसंबर की। इस टाइम पर पहला सेशन बुलाया। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा कि सेक्शन ए की सीटिंग हम पहला दिन की बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि अभी हमें भी कंफर्मेशन चाहिए। सीधी सीधी बात है, लोकसभा के नोट्स बोलते हैं कि फर्स्ट सेशन के अंदर ये दिन 11 सेशंस टोटल हुए हैं। अब वो सिटिंग है, सेशन है, एमपीपीएससी क्या बोलती है वो ठीक है, चलिए जो भी मान लेती है अपन मान लेते हैं, अपन तो भिखारी लोग हैं, अपन क्या करेंगे, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पीएससी के अंदर जो बोल दिया, अब हम मान लेंगे, ठीक है साहब। अगली बार फिर ये सवाल आएगा, हो सकता है दूसरा आंसर हो, ऐसा हो चुका है एक बार 16-17 17-18 में, 16-17 में। सो अब यहाँ पर पहला सेशन होता है। पहले सेशन के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे दैट इज सच्चिदानंद, इन्हें प्रोटेम चेयरमैन बना दिया जाता है कि असेंबली है, चेयरमैन आप बन जाओ। यहाँ पर नॉमिनेटेड डिप्टी चेयर उस टाइम के लिए फ्रैंक एंथनी साहब को बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया पिछली बार। इसके बाद फिर अगला सेशन होता है, जिस सेशन के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी जल्दी? तो छुट्टी कब से? 1 तारीख से? तड़ी जीटी जनरल तड़ी, ध्यान रखना। अब जो काम, हाँ जीटी है, अभी सेशन चालू हुआ तो स्टार्टिंग में तो बच्चे पार्टी। आई वाज सेइंग सेकेंड सेशन के अंदर परमानेंट चेयरमैन दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इलेक्शन होता है। हु इज राजेंद्र प्रसाद जी? इस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद कौन है? क्या जरूरत है राजेंद्र प्रसाद जी को बनाने की? और कोई नेता नहीं था क्या? वाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कभी ये सोचा है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या एक ही व्यक्ति था जो चेयरमैन बनना चाह रहा था और कोई नहीं था? क्या रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में इंडिया में लाने वाले हैं। चंपारण यार, बाकी सारे लोग बाद में जुड़े हैं। सो गांधीयन आइडियोलॉग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहला नाम बन जाता है, क्योंकि चंपारण करा है उन्होंने पहला, मतलब पहला है, चंपारण हो गया, उसके बाद दूसरे वाले हो गए। तो राजेंद्र प्रसाद जी वास के लगातार कांग्रेस के अंदर एक्टिव मेंबर थे, ठीक है, और सब लोग मान्यता भी देते थे। इसके बाद यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन बनाया गया 2 लोगों को। मुखर्जी साहब एंग्लो इंडियन थे। दूसरे 2 लोग हैं, नोट्स में देख लो, 2 लोगों के नाम दिए, देख लो ना। ऐसे क्या देख रहे हो यार, तुम लोगों को पूरे नोट्स दे रखे हैं, तुम लोग उससे पढ़ते नहीं हो, यही तो गड़बड़ करते हो। कंसाइज नहीं करके देना। अब ऐसा लगता है मुझको कि जो नोट्स श्रिंक करके 3-4 पेज में दे देता हूँ, उनको बढ़ा के 10 पेज कर दूंगा, तब मज़ा आएगा तुम लोगों को। मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कृष्णमाचारी, ठीक है। अब क्या होता है अगले दिन, डेट इज ये 3 दिन है। 9 तारीख पहली मीटिंग, दूसरा दिन दैट इज 11 तारीख जब आपने राजेंद्र प्रसाद जी को चुना, और 13 तारीख आती है, और 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं, जिसके ऊपर हमने बात करी अभी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, प्रीएम्बल क्या है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस प्रकार दिया जाता है जो ये बता रहा होता है कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ये लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अब इसके ऊपर वोटिंग हो सकती थी, उसी टाइम कर लेते।
वोटिंग होती है 22 जनवरी को, मतलब 22 जनवरी को से पास किया जाता है। कारण क्या था, इतना समय लग गया 13 से 22। इस टाइम पर ना तो प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेट्स आए थे और न मुस्लिम लीग शामिल थी। तो कहा यह गया कि इट इज़ इनकम्प्लीट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कैसे पास कर लें? तो अल्टीमेटली जब दंगे होने लगे तब वोवेल साहब फिर बुलाते हैं मुस्लिम लीग को और फिर मिनिस्ट्री बनती है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर अब मुस्लिम लीग तो पंगा कर रही। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को चढ़ाई दिया। किसने चढ़ाया? क्या इस टाइम गांधी जी की कोई वैल्यू थी? क्या गांधी जी बोल सकते थे कि तुम कर लो? गांधी जी के मेंबर हैं, गांधी जी गुलाम है, करेगा कौन? हम आज़ाद नहीं हुए, हम बात करें 46 की, करेगा कौन? वोवेल। माउंटबेटन आया नहीं, माउंटबेटन तो 47 में आएगा, हम बात करें 46 की। सो वोवेल साहब को चाहिए था कि वो जिस तरीके से जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके हिसाब से बुला लेते, तो शायद पार्टीशन की जो डिमांड थी वो ख़त्म हो गई थी, वो हो जाती ख़त्म। तो आज जो इंडिया और पाकिस्तान मिलकर और बांग्लादेश अपने डिफेंस पे जो खर्चा करता है वो शायद हाफ हो जाता। हमें सिर्फ चाइना बॉर्डर, पर्शिया बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर पे करना पड़ता। सोच के देखना इस चीज़ को। अगर वो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बचता, जो एनिमोसिटी हमारी इस पार्टीशन ने पैदा करी है, क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन में कर सकते थे? क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल हेल्थ केयर में कर सकते हैं? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता वाला काम। बट जो हुआ सो हुआ। सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये लोग वापस आना चालू होते हैं और एक यूनिफाइड मिनिस्ट्री बन जाती है, जिसके अंदर, इसमें मेरे नोट्स में शायद नहीं है यूनिफाइड मिनिस्ट्री की, है आगे देखो, लेक्चर के हिसाब से नोट्स नहीं है आज के, ठीक है। तो इसके अंदर मुस्लिम लीग के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक समाजवादी बजट देते हैं, पीपल्स बजट। अब वो पीपल्स बजट जो था वो कुछ सूट नहीं करता, प्लस पैसा देने का काम जब होता था तो हर एक मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। लियाकत अली खान नाम था फाइनेंस मिनिस्टर का, जो मुस्लिम लीग के थे। अल्टीमेटली माउंटबेटन को भेजा जाता है। मुस्लिम लीग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, वहाँ पे बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो पुराने गवर्नर जनरल्स के द्वारा की गई थी। पुराने गवर्नर जनरल्स ने इस एरिया के अंदर अपनी मिलिट्री रखने की बजाय वहाँ की ट्राइबल मिलिट्री को रिकग्नाइज कर दिया था। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सो माउंटबेटन जब उस इलाके में दौरे पर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो हर एक आदमी, आज भी वही है, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है, सबसे ज़्यादा हथियार वहीं मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा घर घर के अंदर हथियार बनाने की फैक्ट्री, सर्च करना, आपको कौन सी बंदूक चाहिए मिल जाएगी। दैट इज़ दैट एरिया। तो वो एरिया का कल्चर उस तरह से था जिसको चेंज अंग्रेज़ों ने नहीं किया। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, कारण अंग्रेज़, कारण प्रिंसली स्टेट्स। सो धीरे धीरे इनको ये लगने लगता है कि यार इंडिया को तो पार्टीशन किया जाए। प्लस साथ में पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंग्लैंड भी ये कहती थी कि अगर इतना बड़ा इंडिया अलग हो गया और कल को ये ऑपोजिशन ग्रुप के साथ मिलकर बैठ गया रशिया के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमें डिस्टेबलाइज कर देगा। इट्स ट्रुथ। यानी आप ये सोच के देखिए कि आज यूएस ने हर जगह पर एम्बार्गो लगा रखा है, रशिया का साथ नहीं दोगे। इंडिया ने S-400 खरीदी है रशिया से, टर्की ने भी खरीदी है। इंडिया के लिए उसने स्पेशल प्रोविज़न दिया है कि इंडिया खरीद सकती है, टर्की के लिए नहीं दिया। टर्की जबकि नाटो का हिस्सा है। क्या कंसेप्ट है? इंडिया इज़ पावरफुल, इंडिया वॉज पावरफुल। इंडिया आज पावरफुल नहीं है, इंडिया वॉज पावरफुल सिंस एजेस। मुगल टाइम पीरियड के अंदर 60 to 75% ऑफ वर्ल्ड GDP सिर्फ इंडिया का था। सो दैट इज द पावर जो इंडिया का है, एंड इट हैज़ बिन लॉस्ट। लॉस्ट क्यों? पहले तो हम लोग आपस में लड़ते हैं, दूसरे अंग्रेज यहाँ से ले गए। कितना पैसा लेकर गए? इन मल्टीपल ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन पाउंड्स, नॉट डॉलर्स। डॉलर सस्ता है, पाउंड महंगा है। तो ये कंसेप्ट हैं जिन कंसेप्ट के ऊपर अभी का जो मामला चल रहा है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। माउंटबेटन एक प्लान देते हैं, एक बड़ा सिंपल सा प्लान देते हैं। VP मेनन जी इसको ड्राफ्ट करते हैं और पहला पार्टीशन आता है। मेनन का प्लान है कि पार्टीशन कर दो। नाउ इसको अमली जामा पहना दिया जाता है और सडनली डिक्लेयर कर देते हैं। पहले बोलते हैं कि 48 में आज़ाद कर देंगे तुमको। इट वॉज काइंड ऑफ अ लॉलीपॉप, इट वॉज अ काइंड ऑफ थिंग, हम पावर ट्रांसफर करेंगे। इट वॉज नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस।
लेकिन सडनली ये बोला जाता 47 में कि हम इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं और पार्टीशन कर रहे हैं। दैट वाज द पार्ट। जैसे ही ये बात आती है, यहाँ पर टिपिकल सिनारियो वाले क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पे मल्टीपल थॉट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जो पीएससी में पूछे जाते हैं। ये फैक्चुअल है, प्री का काम। सवाल ये होता है कि कांग्रेस ने पार्टीशन एक्सेप्ट क्यों किया। आ चुका है क्वेश्चन, तो नया क्वेश्चन नहीं। अगला सवाल है गांधी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया, जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन एक्सेप्ट क्यों करा। तो इन सब के विचार हैं पार्टीशन के ऊपर। सो पार्टीशन, और इस टाइम पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उन्होंने ये बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया है, अब क्या करते हैं, ये एक एक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर बोलते हैं कि जो अभी हमने इलेक्शन करवाए हैं, ये जो असेंबली बनी है, इस असेंबली के अंदर, इस असेंबली को अब हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली दे रहे हैं नाम। जब चुनाव हुए थे तो चुनाव सिंपल असेंबली के थे। इट वॉज नॉट कॉल्ड एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसका रिकॉग्निशन कब मिला, 47 में। तो 46 से 15 अगस्त 47 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते, ये कंबाइंड असेंबली थी। 14 अगस्त को ये पार्टीशन होता है, 13 अगस्त को ये शपथ ले लेते हैं, वहाँ का अलग कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है पाकिस्तान की। अब मुस्लिम लीग वाले जो मेंबर्स थे वो क्या सिर्फ पाकिस्तान वाले थे, या पाकिस्तान वाले रीजन में जो आज पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, क्या वहाँ कांग्रेस नहीं थी। सो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कांग्रेस थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुस्लिम लीग थी। ये टेरिटोरियल पार्टीशन था, पॉलिटिकल पार्टीशन नहीं था। तो टेरिटरीज में दोनों थी, लेकिन खासियत ये हो गई कि जो वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, उसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर मुस्लिम लीग हावी थी, और ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा जो था, जिसे हमने आज बांग्लादेश के नाम से जाना, वो ईस्ट पाकिस्तान था पहले। पार्टीशन तो एक ही हुआ, बाद में फिर बांग्लादेश अलग होगा। सो वहाँ पर भी मुस्लिम लीग हावी थी। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस हावी रहती थी। सो दैट वाज दी 1947 का एक्ट बात बोलता है डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद ज़रूर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि सॉवरेन पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड द लीडर्स जो काउंसिल संभालेंगे, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द रिस्पेक्टिव असेंबलीज। सो कंसेप्ट क्या है कि जो गवर्नर जनरल है वो क्वीन के प्रति या राजा के प्रति या मोनार्क के प्रति वफादार है। इसी वजह से हमारे पहले गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन है। व्हाट डज दैट मीन्स, वी वेयर डोमिनियन। हम इंडिपेंडेंट हो गए, यानी ब्रिटिश पावर से हट गए, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वाज, उनका नाम बदल दिया गया, उन्हें गवर्नर जनरल बुलाने लगे वापस से। पहले उनका नाम जो था वो वाइसरॉय था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गवर्नर जनरल, तो पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के बोला कि बोले हम तो अपने ही बनाएंगे। और फर्स्ट कौन बना वहाँ पे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली खान, जो हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। हु वाज मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। 1956 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद अली जिन्ना नेवर वांटेड अ इस्लामिक स्टेट टू बी फॉर्म्ड। वो एक हिंदू परिवार को बिलोंग करते थे, कन्वर्टेड हिंदू परिवार को बिलोंग करते थे, और उनका तात्पर्य था कि मुस्लिम गवर्न्ड नॉट इस्लामिक। सो जैसे ही उनकी डेथ होती है, तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुस्लिम लीग आपस में फेस कर रही थी, मुस्लिम लीग वाज नॉट एट ऑल यूनाइटेड, इट वाज डिवाइडेड ऑन डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मोहम्मद अली जिन्ना कह सकते हो मॉडरेट मुस्लिम लीग वाले थे। सो व्हाट ही वांटेड, अ मुस्लिम स्टेट। उनका कभी स्पीच पढ़ना जो उन्होंने पार्टीशन के ऊपर दिया, सुनना उसको तो समझ में आएगा, लाइव सुनोगे तो समझ में आएगा, कहीं सुनी बातें या किसी ने और ने क्या कहा उसको नहीं समझना। हम लोग कोर पर जाते हैं तो पहला एलिमेंट है उसे सुनो कि क्या बोल रहा है वो, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 48 में। तो 48 में दोनों लीडर्स चले जाते हैं। अब बात किसकी आ गई, लीडर्स कौन। अब मोहम्मद अली जिन्ना का सेकंड टियर मुस्लिम लीग में कोई नहीं था ढंग का, कट्टर फॉलोअर।
सो पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल चालू हो जाता है, पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। सो इनमें जो रोल प्ले किया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग पीएससी काय की दे रहे हैं, एमपी की, तो अब हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बस यहाँ पे आके रोक देंगे। कितने मेंबर गए ये देख लेना, कौन वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना वो देख लेना, थोड़े मिनिस्टर्स अगर देख सको स्टार्टिंग वाले वो देख लेना, दैट्स ऑल। अब हम हमारा फोकस रखते हैं इंडिया के ऊपर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डेटा रहता है कि सबसे पहले टोटल जो सीट्स थी आपके पास वो कितनी थी, 389 सीट्स। इसे बोल्ड नहीं किया है मैंने, दिख गया, शाबाश। हाइलाइटर ले ले, हाइलाइटर से कर लिया करो। 389 सीट्स थी जिसमें दोनों थे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स इसमें 93 सीट्स भेजते हैं, यानी 93 नॉमिनेटेड है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसे मल्टीप्लाई करो तो 10 लाख से, तो 9 करोड़ 30 लाख की रफली पॉपुलेशन ब्रिटिश इंडिया के अंदर वाले हिस्से में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको रिप्रेजेंट करती थी। इसी तरह से 4 सीटें चीफ कमिश्नरी एरिया की थी, मतलब 40 लाख की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ब्रिटिश प्रोविंसेस में 292 सीट्स थी, दैट इज ये परफेक्ट 10 लाख का है रफली अराउंड। सो लगभग 30 करोड़ लोग ब्रिटिश एरिया में थे। So 25% population used to live in, या 25% of representation belong to roughly princely state. So ये ब्रिटिश टेरिटोरियल एरिया के अंदर जब इलेक्शंस हुए 292 के अंदर, अब इसके अंदर कांग्रेस जीतती है 208 सीटें, खतरनाक मेजॉरिटी। जनरल सीट्स जो थी उसके पास 199 थी, और मुस्लिम रिजर्वेशन जो थे, जो टोटल मुस्लिम रिजर्वेशन 78 थे, उसमें से 3 सीटें कांग्रेस और जीतती है मुस्लिम में। उसके बाद में सिख रिजर्वेशन का जो सीट थी उसमें से कांग्रेस 3 जीत जाती है, और चीफ कमिश्नरी एरियाज में 4 में से 3 जीतती है। तो टोटल जो कांग्रेस थी वो 208 सीटों के साथ टॉप पर रहती है। मुस्लिम लीग जो टोटल सीटें उसकी 73 थी, उसमें से जनरल में एक भी नहीं जीतती है, रिजर्वेशन में भी सारी सीटें नहीं जीतती है, वो 73 बस जीतती है। अदरवाइज व्हाट डज दिस शो, यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मुस्लिम लीग वाज इवन नॉट देयर अमंग द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर भी वो अपनी मेजॉरिटी नहीं ला पाती थी। कांग्रेस वाज देयर, क्योंकि कांग्रेस एक्सेप्ट करती थी कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी डोमिनियन। खासतौर पे देखो कि बीच में एक और बंटवारा करने की कोशिश की गई थी सीडीएम के अंदर, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपको एक कंसेप्ट देते हैं जिसे बाद में कम्युनल अवार्ड कहा गया। तो गांधी जी और अंबेडकर साहब का पूना का पैक्ट होता है। व्हाट डज दैट मीन्स, कि पहले तो आपने हिंदू मुसलमान डिवाइड किया, उसके बाद फिर हिंदुओं के अंदर आप वर्टिकल डिवीजन कर रहे हो जातिगत आधार के ऊपर, उसको नलिफाइड कर दिया। गांधी जी वॉज इन दैट पावरफुल पोजिशन टू डू दैट। 1909 में गांधी जी नहीं थे जब पहली बार ये काम किया गया। उस टाइम की जो पॉलिटिकल आउटफिट थी वो ऑलरेडी यूनाइटेड थी, और वो बंगाल स्कूल ऑफ थॉट से चल रही थी, बंगाल पार्टीशन वाला मामला था। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली उस चीज़ को किस तरह से हैंडल किया कि पहले तो मुस्लिम लीग बनाओ, फिर मुस्लिम लीग के अंदर अब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, तो उन्हें रिजर्वेशन दे दो। आज भी तो हम यही करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग। आज सोच के देखिएगा, सोशल थॉट के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव जो हम बोलते हैं, हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात करते हैं रिजर्वेशन में। सो निगेटिव के अंदर हम रिजर्वेशन में क्या बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आपस में मतभेद उत्पन्न होते हैं। रिजर्वेशन क्रिएट्स बाउंड्रीज कि ये एरिया रिजर्व्ड है, ये है, ये ट्रुथ है। आप बोल नहीं सकते कि एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग रिजर्वेशन एज नॉर्मली। सो यहां पर ऑप्शन क्या था, क्या मुसलमान जनरल सीट से नहीं खड़ा हो सकता था, ये एक समस्या थी। सो जनरल सीट्स ही अगर होती और उनके ऊपर लड़ने का मौका दिया जाता तो मेरिट बेस्ड लोग लड़ाई करते, जिसके अंदर गट्स हैं, जो काम सही कर रहा है वो। अब भैया बंदे की लहर चल रही है, लहर के अंदर कोई भी जीत जाए जिसको कुछ नहीं आता है, वो बात अलग है। सो काम यहाँ से शुरू हुआ, डिवाइड एंड रूल 1909 यहाँ पे पहला दिखता है। 1919 के अंदर आके तो और डिवाइड कर दिया आपने, अलग अलग तरह के रिजर्वेशंस दे दिए। अब ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसे हम समझना चाहिए हमको, वो था कि क्यों बात कर रहे हो आप इसकी, क्या है, तो माइनॉरिटीज के राइट्स। अब माइनॉरिटीज के राइट्स की जब बात करते हैं तो एक कंसेप्ट उभर कर आता है कि टू नेशन थ्योरी क्या है।
टू नेशन थ्योरी इंडिया के अंदर कई बार अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की है। टू नेशन और टू कंट्री, इस चीज को समझना। सर सैयद अहमद खान, फाउंडर ऑफ कॉलेज था पहले, बाद में एमयू बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वो पहला बंदा था जिसने इस चीज़ को प्रमोट किया था, प्रेजेंट किया था। उसने ये कहा था कि अगर मुसलमान राज करेंगे तो वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, अगर हिंदू राज करेंगे तो वो मुसलमानों पे अत्याचार करेंगे। ही वॉज ट्रुथफुल इन हिज जजमेंट। हम उसको भलाई से देखने की कोशिश करें, आइडियली देखने की कोशिश, नहीं हम तो भाईचारे से रहते हैं, बट सत्य को देखते हुए उस बंदे ने ये प्रेजेंट किया। सत्य क्या है? हाँ, ये सत्य है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक ऑन दैट। इसलिए उसने कहा कि अंग्रेज हमारे लिए बेहतर है। अंग्रेज मुसलमानों के लिए बेहतर है नहीं बोला, अंग्रेज हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि वो न्यूट्रलिटी से दोनों पर राज कर रहे हैं। दैट वॉज हिज कंसेप्ट। और इसी वजह से उसने जो अलीगढ़ थॉट है, जो एंग्लो मोमेडन सोसाइटी, यही है ना उसका नाम, मुस्लिम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में मोमेडन, हाँ मोहम्मदिया अलग है, एंग्लो मोमेडन, एंग्लो मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश। सो उसने क्या करना चालू करा बंदे ने कि भैया पहले इंग्लिश सिस्टम लेकर आओ, तब जाके मुसलमानों को हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तब थॉट देंगे। दैट इज द कंसेप्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का। सो इसके बाद में जब मुस्लिम लीग बनती है, तब कहाँ थे मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना वॉज क्लोजेस्ट टू तिलक, याद है? कट्टर कांग्रेसी। जब मुस्लिम लीग बनती है तो ही वॉज अगेंस्ट मुस्लिम लीग, लेकिन ये वो समय है जिस समय के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर आप नहीं होते थे, आप किसी भी आउटफिट के मेंबर हो सकते थे। तो बाद में ये मुस्लिम लीग के भी हिस्सा बन जाते हैं। फिर नरम दल गरम दल था, ये गरम दल वाले लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना तिलक वाले हैं, गरम दल है, पैसे वाला आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनिशियल कांग्रेस के अंदर सिर्फ पैसे वालों का काम था या लॉयर्स का काम था। तो ये जब मीटिंग करा करते थे तो इन्होंने ये सोचा कि जब हमारा पहला वाला मूवमेंट 1911 के अंदर सक्सेसफुल हो जाता, बंगाल पार्टीशन को एनल कर दिया जाता। पार्टीशन तो होता है ना, बंगाल एज अ कल्चरल यूनिट का नहीं होता, लेकिन बिहार और उड़ीसा को तो अलग करके एक सेपरेट प्रोविंस बनाते हो, तो सेपरेशन तो हुआ था। पॉलिटिकल सेंटर को बंगाल पॉलिटिक्स से अलग करके दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, कैपिटल बना दी 1912 में, 1911 में डिक्लेयर करी, कैपिटल बन गई 1912 के अंदर। दूसरा कंसेप्ट भी था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, एंड इट वाज अ बेटर डिसीजन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर के अंदर कलकत्ता पे बमबारी हुई थी, दिल्ली सेफ है, अंदर है, लैंड में, सेंट्रली लोकेटेड, नॉट लैंड में, कॉन्टिनेंटलिटी ज़्यादा है। सो जब ये वाला एलिमेंट चल रहा है तो 1916 के अंदर जब ये होम रूल लीग शुरू करते हैं, और होम रूल लीग शुरू कौन करता है? एनी बेसेंट पहला, और तिलक। एनी बेसेंट ऑल ओवर इंडिया और तिलक का लिमिटेड एरिया। तो तिलक अकेले काम कर रहे थे क्या? सो मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ थे होम रूल में। अब होम रूल में उनको क्या लगा कि आई हैव टू यूनाइट। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 1916 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना यूनिफाइंग रोल प्ले करता है और 1946 दिसंबर में डिवाइसिव रोल प्ले करता है। कारण क्या है? थिंक इट ओवर। हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन अगर आ गया तो नंबर लपक के देगा। थॉट्स पढ़ना जरूरी है, थॉट समझना जरूरी है, क्योंकि इंडिया जिस पार्टीशन से जूझ रहा है ये उसके लिए बहुत बड़ा, यानी फ्रेंकली अगर बोलो मुझसे कि अगर आपको जीवन में, मतलब अगर आपको एक विश दे दी जाए कि आप कुछ बदलना चाहो तो क्या बदलोगे? अगर वो ये भी एक ऑप्शन और दे दे, मतलब एक अकेली ये चीज नहीं है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। मतलब हर एक सेंचुरी में अगर वो पूछे तो इस लास्ट सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर आई वुड चेंज दैट, अगर मुझे वो मिले। कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ आज, न्यूज़पेपर के अंदर आप ऑब्जर्व करके देखना, आपको म्यांमार की न्यूज़ रेयरेस्ट मिलेगी। आज है क्योंकि उन्होंने कल 4 डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स को एग्जीक्यूट किया है, तो आज म्यांमार की है। मालदीव्स की कितनी न्यूज़ रहती है, मॉरिशस की कितनी न्यूज़ रहती है, श्रीलंका में टर्मोइल चल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत न्यूज़ है, बांग्लादेश की कितनी न्यूज़ रहती है, पाकिस्तान की न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ कहो ना कहो, वो रिश्तेदारी जिसे कहते हैं ना, भले ही बुरा रिश्तेदार हो गया, उससे संबंध खराब होगा, फिर भी उसकी जानकारी रखते हैं। वो पाकिस्तानी भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो मानो या न मानो है, तो ये पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता?
व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो मिलिट्री के ऊपर करती, डिफेंस पे? 30%, 35% ऑफ द टोटल बजट। पाकिस्तान कितना करता है? ऐड दैट, सिर्फ उसको ऐड कर देना, वो बॉर्डर खत्म हो गई। इमेजिन करना, बॉर्डर खत्म है, कितना डिफेंस में बचेगा पैसा? बट डिफेंस एक ऐसी चीज है जो टपक के काम होता है, लंबे लंबे सौदे होते हैं, अरबों अरबों के सौदे होते हैं। करोड़ों की बात खत्म हो गई, अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात चलती है। अगर वो नहीं है तो क्या है? सिर्फ एक कंसेप्ट है मेरा, इकोनॉमिकल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट की बात छोड़ दीजिए। पार्टीशन का दुख कितने लोग इंडिया में झेल रहे हैं, कितने लोग पाकिस्तान में झेल रहे हैं। जो इंडिया से अपनी ग्रास रूट छोड़ के पाकिस्तान गए, उनकी वही हालत है जो हमारे यहाँ पे सिंध से आए, जिन्हें हम सिंधी कहते हैं। सिर्फ सिंध से सिंधी नहीं आए, पंजाबी भी आए। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पार्टीशन का, कितने लाखों लोग मार दिए गए, इंडिया में मार दिए गए, पाकिस्तान में मार दिए गए, दोनों तरफ मारे कितने लोग। और इसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जो फैमिली हिस्ट्री होती है, उसके अंदर कितना इम्पैक्ट है, सोच के देखना इस चीज को। क्या ये काला धब्बा नहीं है? आजादी की खुशी, क्या खुशी वाकई में थी? बट थी तो सही कि हम सुधार लेंगे, या कह सकते हो कि जो भी ऑप्शन रहे आए। पर्सनली मैं इन सब को एक तरह से इस तरह से तोलता हूं, जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो हर बार मैंने प्रेजेंट किया, इट्स माय ओन पर्सनल व्यू। सब लोग चले गए, मैं उनकी जितनी क्षमताएं थी, जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया था और हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाई, उसके ऊपर मैं कहीं क्वेश्चन मार्क पुट अप नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह पर है। मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर अगर ऑपोजिशन प्रॉपर होगा तो राजनीति सही चलेगी। जो आज हम देख रहे हैं, हमारे पास सही ऑपोजिशन नहीं है, मोनोपोली हो जाएगी। तो क्या आप ऐसा नहीं समझ सकते, जो मैं समझता हूं बिल्कुल एक गंवार इंसान की तरह, कि आपस में इस तरह की साठ गांठ हो गई कि ठीक है यार, उस इलाके में तू मोनोपोली खेल लेना, इस इलाके में मैं मोनोपोली खेल लूंगा। ऑपोजिशन था कौन? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे जो चार्ट है? और कांग्रेस। जहां मुस्लिम लीग है वहां ऑपोजिशन किसका है? वो मुसलमान कांग्रेसी हैं। तो अगर मेजॉरिटी में मेरी पार्टी होगी तो कोई कुछ बोलेगा? अगर बोलेगा भी तो मेजॉरिटी का राज चल रहा है ना। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खामी है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है कहीं और किसी बड़े व्यक्ति ने बोला हो, पर मेरे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि हम उतना ही पढ़ते हैं जितनी लिमिटेड किताबें हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करते। आज़ाद हो गए, अब हमारे पास समस्या क्या है? अब सोच के देखिएगा। आज़ादी दे दी है। आज़ादी का मतलब है कि आपको अंडर इंग्लैंड रखा गया है। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर एक क्लॉज था कि अगर आप सही तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर पाते हो तो हम वापस से आपको ले लेंगे। ये भी क्लॉज था। आज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पढ़ना, मैंने नोट्स दे दिए पहले आपको, उसमें दिया हुआ है। मेरे नोट्स में नहीं हो तो विकिपीडिया पे देख लो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको ये मालूम है कि मेरे पास एक टेरिटरी आई है। क्या है ये वो टेरिटरी है जिसके अंदर पुरानी ब्रिटिश प्रोविंसेस शामिल है, बराबर। दूसरा, ऐसी टेरिटरीज हैं जो राजे रजवाड़ों की हैं, बराबर। ये वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखना कि जो आज हम स्टेट बोलते हैं, पुराने समय में अंग्रेजों की वो प्रोविंसेस थी, और अंग्रेजों के समय में जिसे स्टेट बोला जाता था वो राजाओं के राज थे। यही कंफ्यूज करने के लिए काफी है आपको। पाकिस्तान आज भी प्रोविंसेस बुलाता है, वी वेंट फॉर स्टेट्स। आप क्यों गए? पहले तो हमें टेरिटरी बनानी है। अब टेरिटरी बनानी है तो सबसे पहली प्रॉब्लम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने खड़ी हो गई कि इनको और इनको कैसे जोड़ा जाए। तो आपको पढ़ना है जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे पास, उस मॉडर्न हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो इट्स ओनली इवेल्युएटिव हिस्ट्री, इट्स नॉट फैक्चुअल हिस्ट्री एनीमोर। टोटल इवेल्युएटिव हिस्ट्री वाला पार्ट है मॉडर्न का। एंशिएंट छोड़ देना, एंशिएंट तो पूरी एक लाइन में समा दी, वो पुराना सिलेबस है। मेडिएवल छोड़ देना, क्योंकि मेडिएवल के अंदर मुगल पहले भी हाईलाइटेड थे, अभी भी हाईलाइटेड, क्योंकि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश ने कॉपी किया है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, वो हमें पढ़ना ही पड़ता है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम डायरेक्ट
मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं जो पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन था। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? तो सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई मेरी? इंटीग्रेशन। ये हिस्ट्री के अंदर पार्ट दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हो गया। उसके बाद समस्या ये हुई कि इन सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर जोड़ोगे, मतलब अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे? तो रीऑर्गेनाइजेशन। सो इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी समस्या है, मेंस में भी है, प्री में भी है। क्यों है? किसकी समस्या है वो? इंडिया की नहीं समस्या है, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की समस्या है। यार मेरा प्लॉट है, सोचना दद्दू से घर में परिवार में झगड़ा चल रहा है, हाँ बंटवारे करो बंटवारे करो बंटवारे करो, हमें हमारी प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी दो। तुम कल को लड़ लो पप्पा से, पप्पा मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। नहीं करेगा, अकेला लड़का है ना, क्या करेगा तू? वो कहाँ है? कितने दिन से आ रहा है? अच्छा, 3 दिन वाला एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है कि 5 दिन वाला एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है? मैंने 2 बार 3 बार खाया है, अभी गिनती नहीं गिनी। खैर मैं आराम भी नहीं किया हूँ उस टाइम पर, रुक रुक के वापस से होता रहा। अभी भी हल्का सा एक हैवीनेस है, मतलब अंदर से पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम ले रहा है वायरल जो है अभी का। खैर चलो ठीक है, ईश्वर करे जल्दी ठीक हो जाए। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जो प्लॉट एरिया मेरा इंडिया का है, उस प्लॉट एरिया के अंदर क्या क्या है और क्या क्या कर सकता हूँ। अब प्लॉट के बीच में एक झुग्गी झोपड़ी है, वो बोल रहे हम घुसने नहीं देंगे तुमको भैया। ऐसे बहुत सारे थे, सारे जितने प्रिंसली स्टेट थे वो यूनिफाइड, मतलब टेरिटरी के अंदर एक साथ नहीं थे। सो ब्रिटिश टेरिटरीज अलग थी और प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग थे। तो शुरुआत में प्रिंसली स्टेट्स जितने थे, ये वाले राजे रजवाड़े, इन्होंने कहा यार हम तो अपनी खुद की एक खुद का काउंसिल बना लेंगे, खुद की एक फेडरेशन बना लेंगे और फिर इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाएंगे। लूजली कंसेप्ट था। यहां पर फिर इस मसले को देखा गया कि क्या है और क्या नहीं है। साथ ही साथ में इनको एक ऑप्शन और दे रखा था तुमने कि आप चाहो तो पाकिस्तान के डोमिनियन के साथ जुड़ जाओ। तो पहला तो यह था कि उस पाला बदल के उधर नहीं भाग जाए, जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर हुआ था कि सारे विधायक ये पाला नहीं पलट लें, या महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार पलटी उसमें हुआ था भाई ये विधायक उठा के वहां भेज दी। क्यों भेज दी? पाला नहीं पलट रहे रात में। पाला नहीं पलट ले, तब यहां पर JLN और सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी और लॉर्ड माउंटबेटन, इनका रोल आता है जहां ये प्रिंसली स्टेट्स को मनाना चालू करते हैं। मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स मान जाते हैं, जो 600, 650, 700 जितने भी थे मैक्सिमम मान जाते हैं, कुछ पंगा दे देते हैं। तो उन स्टेट्स के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट्स डिपार्टमेंट, जो क्वेश्चन आपको अभी प्री में आया है, जिसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनके असिस्टेंट थे VP मेनन, क्योंकि वो सरकारी अफसर थे और इनका ही मेजर रोल है इसको मनाने में। तो हर एक स्टेट के साथ अलग डील करी गई। उनको लॉलीपॉप क्या दिया गया राजाओं को कि आपको जो सरेंडर करना है, आपको कुछ फंक्शन सरेंडर करना है। पूरी आजादी नहीं ले रहे हम आपसे। शुरू में हम आपसे क्या ले रहे हैं? हम आपसे वो सारे फंक्शंस ले रहे हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रिंसली रिलेशंस हो गए, जो अंग्रेजों के थे सब्सिडी लाइन्स वाले एक तरह से। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मेजर पोर्शन था, जो यूनियन वाला मैटर था या सेंट्रल पोर्शन वाला था, गवर्नर जनरल के अंडर में था, वो वाला पार्ट इन्होंने ले लिया। बोले बाकी आपका काम है। बोले ठीक है। कुछ राजाओं ने तो पूरा का पूरा सरेंडर करके मर्ज कर दिया। बड़े स्टेट्स जो थे वो पंगा दे रहे थे। सो बड़े स्टेट्स से बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ऐसा ऐसा काम कर लीजिए। तो बड़े स्टेट्स ने मिलकर फिर छोटे छोटे यूनियंस बनाए। इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनियंस बन गए। ये जो यूनियंस थे, फॉर एग्जाम्पल मालवा का यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर नाम था उसका। सुना है? नहीं सुना ना तुमने? होता है, नोट्स में है, अभी दूंगा मैं, वो हिस्ट्री के अंदर है वो पार्ट, अभी दूंगा। वहाँ उसका ब्रीफ हो गया क्योंकि अब वो उठाना है मुझे।
अब इस तरह की यूनियन बनी और ये कहां मर्ज हो गए? इंडियन यूनियन के साथ। तो हर एक का एक्सेशन आया, एसेंशन करना, यानी हम आपको ये सरेंडर कर रहे हैं पार्ट, ये लीगल था, ये ट्रीटी बेस्ड हुआ। तो ट्रीटी किसके बीच में हुई? इसमें और इसमें। अब इसका रिकॉग्निशन कैसे आ रहा है? इसके ऊपर कौन चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काउंसिल बनी हुई नेशनल गवर्नमेंट। आज नेशनल गवर्नमेंट निकालोगे फर्स्ट 1947 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, अलग अलग मिनिस्टर कौन थे? दैट वाज द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट। और किस किस पॉलिटिकल पार्टी के थे? और उसके पहले जो गवर्नमेंट थी 1946 से लेकर 1947, इनको आप निकाल के रखोगे पूरी गवर्नमेंट को, और जो बना लो और बना के मुझे भेजना फिर। ओके, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। टेरिटरी का पंगा क्या था? दूसरा पंगा मेरे पास था कि किनको मैं इंडियन बोलूं। इंडियन कौन? मालकिन चिल्ला रही है आगे से। मालकिन आ गई कॉलेज से, सुबह 6:30 बजे की ड्यूटी थी आज। चलो, वेरी गुड। सो अगला इसमें रहेगा कौन? सो कंसेप्ट क्या आ गया? प्रॉब्लम थी, कौन रहेगा? तो पहला रिकॉग्निशन हम ये मान के चलें कि जो पुराने ब्रिटिश इंडिया का हिस्से में रह रहा था, दैट इज पाकिस्तान इंडिया मिला हुआ, उसमें जो पहले 5 साल से रह रहा था, लेट अस रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। फिर बोला उन्होंने कि जो पाकिस्तान चला जाएगा वो पाकिस्तानी, जो इंडिया आएगा वो इंडियन, और पाकिस्तान से जो आ गया वो इंडियन, और पाकिस्तान में जो पहुंच गया वो पाकिस्तानी। इट वॉज सिंपल। प्लस उन्होंने एक और चीज बोली कि सिर्फ यही तो इंडियन नहीं है, क्योंकि इंडियंस तो गुलाम बना के अलग अलग जगह पे लेकर गए। तो एक और आर्टिकल फंसा दिया गया और उनको रिकॉग्नाइज किया गया कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, चाहे आप कैरिबियन आइलैंड में रहो, चाहे आप फिजी में रहो, चाहे आप साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर रहो। डन, सिटीजनशिप हो गई। फिर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो अंग्रेजों के टाइम हमारे पास लिमिटेड अधिकार थे, आजादी है ना, आजादी किसकी है? टेरिटरी की कि इंसान की? तो इंसान के ऊपर बात करी, सिटीजन। तब जब ये बात करी तो इस सिटीजनशिप के अंदर हमने एक और चीज जोड़ी कि इनके पास कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे, मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो स्टार्टिंग में 6 राइट्स दिए गए आपको, सॉरी 7, अभी 6 हैं, हाँ तो 7 दिए गए, सॉरी माय अपोलॉजीज, वेरी गुड, थैंक यू। तो 7 राइट आपको दिए गए। कौन कौन से? पहला इक्वालिटी, दूसरा लिबर्टी दैट इज फ्रीडम, सर्टेन फ्रीडम्स, तीसरा अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्यों दिया गया ये? शाबाश, स्लेवरी थी, अंग्रेज खत्म कर चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी बंधुआ मजदूर वाला कंसेप्ट चला करता था, क्योंकि जागीरदार जमींदार लोगों का राज था, सर्फडम थी। आज जिसको हम देखते हैं सोसाइटी को, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते उस जमाने की सोसाइटी को। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो आज के साथ तोलने का होता है, यानी यही कंट्रास्ट है और यही चेंज है जो आज मॉडर्न इंडिया को बताता है। उसके बाद फिर क्या दिया आपको? रिलीजन के राइट्स, राइट टू रिलीजन 25 से 28। फिर क्या दिया? कल्चरल और माइनॉरिटीज के राइट्स, आइडेंटिफिकेशन। क्यों दिया गया? सोशल इक्वालिटी के राइट्स है 17-18 है। जो प्रीएम्बल बोलता है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसके जो कंसेप्ट थे उनसे रिलेटेड राइट्स दे दिए। फिर इन्होंने एक और चीज़ करी कि हमारा जो कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, वो इन राइट्स को रक्षा करेगा आर्टिकल 32 में। और फिर इसमें एक्सेप्शंस भी डाल दिए। क्यों? क्योंकि हम कलेक्टिव रहते हैं तो एब्सोल्यूट राइट दे नहीं सकते। फिर इन्होंने क्या बोला कि चलो भैया अब ये तो हो गया, अब सरकार बनाए। जनता हो गई, जनता को अधिकार दे दिए जो अधिकार नहीं थे। अब भाई सरकार बनाए, जिसके ऊपर बवाल चल रहा था 1916 से, बेसिकली इनफैक्ट एनसीएम से चल रहा था। एनसीएम के बाद बवाल चालू हुआ है कि हमारी सरकार कैसी होगी। होम रूल मांगा, होम रूल की घोषणा कर दी। वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बर्किन हेड ने चैलेंज दे दिया था कि तुम बना लो, तुम में दम है तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोतीलाल नेहरू ने अपना नेहरू रिपोर्ट दी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन है पहला। सो ये जो चैलेंजेस चले आ रहे थे कि हमारी सरकार कैसी होगी, अब वो निकल कर आया कि अब हम हमारी सरकार बनानी है। सो अब समस्या ये थी कि फॉर्म ऑफ पॉलिटी क्या होगा, पॉलिटी का फॉर्म। तो हमने क्या करा भाई, डेमोक्रेसी तो होगा,
ठीक है, डेमोक्रेसी तो है। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की हो सकती है, या तो प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री हो। इसका एक्सपीरियंस नहीं था यहां के नेताओं को, प्रैक्टिकल बात है। एक्सपीरियंस किसका है, क्यों है? 1858 से तो डायरेक्टली हम राज कर रहे हैं, और हम लोग रिप्रेजेंटेटिव भी है। दादा भाई नौरोजी वहां बैठ गए थे, पहले इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा थे। सो उससे हम टच में थे, या हमारे नेता टच में थे, तो दैट वाज यूज्ड टू। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म तो हम ले लेंगे, दो हाउसेस बना देंगे, अपर लोअर। अब अगर एग्जैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म लेते तो अपर हाउस, जिसे हम लॉर्ड्स का बोलते हैं, ये लेक्चर का ध्यान रखना, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक में जुड़ेगा। एग्जैक्ट नोट्स पहले भी बोले नहीं मिलेंगे, थॉट से बनाना है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अपर हाउस, लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कॉमन्स हो गया लोकसभा। अब कायदे से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका नाम होना था प्रिंसली, हाउस ऑफ प्रिंसेस। तो इनको हम उठा के यहां डाल देते। अगर हम ये उठा के डाल देते तो 1929 का जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज, जिसके ऊपर हम सीडीएम करते हैं, जिसके ऊपर हम क्यूआईएम करते हैं, जिसके लिए हम जगह जगह पे प्रजामंडल बनती है उसका सपोर्ट करते हैं, वो फेल हो जाता। प्योरेस्ट डेमोक्रेटिक थॉट के अंदर ये कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी पैदा करता। तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, ये जो है ये स्टेट्स को दे दो, न कि राजाओं को। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? तो ये तो मेरा लेजिस्लेचर हो गया। मेरा एग्जीक्यूटिव कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? पार्लियामेंट तो हम प्रेसिडेंट तो बना नहीं रहे, तो वहां पे तो क्वीन है या किंग है? क्वीन ही आता है हमेशा, क्योंकि अभी क्वीन है। क्वीन क्वीन क्वीन। तो उन्होंने क्या बोला? बोले अब किसी राजा रजवाड़े को तो हम बना नहीं सकते। सो हम यहां पर क्वीन का जो स्टेटस है वो लेंगे। क्या लिया? स्टेटस। स्टेटस का मतलब हुआ नॉमिनल, सिर्फ नाम मात्र का। असली पावर किसके पास है? बेसिकली यहां से निकल कर आने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है असली काम। यह है कंसेप्ट छोटा सा, इसको थोड़ा साफ करके फिर इसी के ऊपर काम करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या चीज बना दी? ये पॉलिटी के अंदर डेमोक्रेसी ले लिया। अब डेमोक्रेसी के अंदर आपने मोनार्की तो हटाई दी। अब मोनार्की जब आप हटा रहे हो तो हेड ऑफ द स्टेट बनाना है। तो कौन सी तरह का हेड ऑफ द स्टेट बनाना है? तो आपने इंडिया को रिपब्लिक बना दिया। व्हाट डू आई मीन बाय रिपब्लिक? जिसमें हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना गया हो। दैट इज डेमोक्रेसी इज कंपल्सरी व्हेन वी टॉक अबाउट रिपब्लिक। सो पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहला लेजिस्लेचर था, बाइकैमरल बनाया, अपर हाउस लोअर हाउस बराबर। अब इस पार्लियामेंट से चुना जाने वाला एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, इसका हेड होगा पीएम बराबर। ये असली सरकार चलाएगा। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये जो काउंसिल होगी, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? इसको हमने डायरेक्ट इलेक्शन से चुना क्योंकि लोगों की है। इसको हमने रिप्रेजेंटेशन से चुना स्टेट्स के, इसलिए ये स्टेट्स की काउंसिल है बराबर। मेथड। सो ये वाला सिस्टम कहां से कॉपी किया? इंग्लैंड से, क्योंकि मालूम था यार ये वेस्टमिनिस्टर अच्छे से काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेस्टमिनिस्टर से लिया। इन्होंने एक और चीज रख दी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये भी यहीं से लिया है अंग्रेजों का, कि भैया लोकसभा वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स चाहे तो इनको कर सकती है बराबर। अब इन्होंने क्या करा कि अब हमें हेड ऑफ स्टेट चाहिए, तो रानी राजा तो है नहीं, तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म नाम मात्र का लिया, नॉमिनल हेड। तो इंग्लैंड से क्या बोरो किया हुआ है? स्टेटस। इंग्लैंड में रिपब्लिक नहीं है, इंग्लैंड इज नॉट रिपब्लिक, प्रेसिडेंट नहीं है वहां, राजा और रानी है। तो हमने वहां से जो लिया है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट लिया। दैट इज द कंसेप्ट, द फॉर्म, कंटेंट नहीं लिया कि रानी है नॉमिनल हेड या प्रेसिडेंट है नॉमिनल हेड। फिर उन्होंने कहा कि बोले यार ये प्रेसिडेंट बना दो,
और प्रेसिडेंट बनाते से ही इंडिया जो पहले डेमोक्रेटिक अकेला चल रहा था अब बन गया रिपब्लिक। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से हम लोग डोमिनियन में थे। उन्होंने बोला हमें तुम्हारा डोमिनियन नहीं चाहिए। हम क्या थे 47 में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं, डोमिनियन ऑफ इंडिया है, हम डोमिनियन में, हमें तुम्हारा डोमिनियन नहीं चाहिए, हम क्या बनेंगे? इंडिपेंडेंट। तो एक वर्ड और जोड़ दिया, सॉवरेन। ये इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। फिर क्या करा इन्होंने कि बोले ठीक है यार, सरकार तो आपने बना दी, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप लेकर आ गए। आपने एग्जीक्यूटिव बना दिया, प्रेसिडेंट, और उसके अंडर में इसको रख दिया। ये इसके प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअल मिनिस्टर इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक व्यक्ति, एक मिनिस्टर को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, पूरी काउंसिल को हटाने के लिए लोकसभा लेकर आएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, इतना लंबा है फिर भी ऊपर से जा रहा है। फिर इन्होंने एक चीज क्रिएट करी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बोरो किया कंसेप्ट। दो चीजें समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का नहीं आया, कंसेप्ट वॉज बोरोड। इस तरह का इंटीग्रेटेड। क्यों इंटीग्रेटेड? क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो यूनियन है, तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे खूब सारे हाई कोर्ट्स होंगे और उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। ये कंसेप्ट था, ये बोरो कर लिया। फाइनेंस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैटर्स जितने हैं, ये फाइनेंशियल मैटर्स को जब हम देखते हैं तो ये घपलेबाजी कर सकते हैं, गबन कर सकते हैं। पैसा किसका? सरकार पहले पैसा लूट रही थी ना। अंग्रेज हमसे क्या कर रहे थे? व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? दुख है कि नहीं है? अभी बोला मैंने लेक्चर के अंदर पहले कि मेनी ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स लूट के गए। तो यार ये सरकार भी तो लूट सके, तो हमने एक ऑफिस भी अंग्रेजों से टीप लिया, जे को कहेंगे हम CAG, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दे दी। फिर उनको ये बोला कि सरकार का रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए भैया। कहां पर? कोर्ट के थ्रू। तो सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाला बंदा हमने बना दिया AG, अटॉर्नी जनरल। स्टेट्स में उसका नाम दे दिया एडवोकेट जनरल। ये स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर 3 वर्टिकल डिविजन्स हैं। वर्टिकल ऐसे होते हैं। सो वर्टिकल डिवीजन क्या हुआ? मेरा एक लेजिस्लेचर है, मेरा एक एग्जीक्यूटिव है, मेरा एक जुडिशियरी है। ये लॉ मेकिंग का काम करेगा, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा हर चीज को, जुडिशियरी जज करेगी डिस्प्यूट्स को। ठीक है। समस्या ये आ गई कि इंडिया इंग्लैंड की तरह छोटी कंट्री नहीं था, इंडिया बहुत बड़ी की कंट्री था। तो जहां मेरा आगे दिया है फीचर्स में, उसमें देखो कनाडा और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हैं। आगे देखो चार्ट है, चार्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं हम, और क्या दिए हैं? तेज बोलो ना यार, तुम बड़स दी। उसके बाद बोलो, और बोलो। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कहां से लिया? तो कनाडा किसका है? जर्मनी का था ना, नाना टिम्बक्टू का था कॉलोनी। कनाडा किसकी कॉलोनी थी? फ्रांस की, इंग्लैंड की। ट्विन है वहां, इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो कनाडा, उनकी हेड ऑफ स्टेट आज कौन है? रानी। देख लो। ऑस्ट्रेलिया, हेड ऑफ स्टेट कौन है? दोनों में पहले डोमिनियन मिल चुका है, हमें अभी मिला। वो गोरी कॉलोनी कहलाती थी, उन्हें व्हाइट कॉलोनीज कहा गया था 1900 के आसपास, जब मैंने पहले डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तुम लोगों को याद होगा। तो उन्हें दे दिया था और उसी के ऊपर इंडिया में होम रूल की डिमांड रखी गई थी कि हम, जैसे आपने अंग्रेजों की यार गोरी कॉलोनीज को दिया था व्हाइट कॉलोनीज को, वैसे हमें दे दो, ये हमारी डिमांड थी। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? वही सिस्टम है ब्रिटिश, वही डोमिनियन सिस्टम है।
लेकिन अब हम उस फेडरल नेचर को समझ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ये फेडरल नेचर नहीं है। इंग्लैंड में कोई स्टेट्स नहीं है, प्रॉपर इंग्लैंड में स्टेट्स नहीं है, वहां सिर्फ सेंट्रल सिस्टम है। तो मैं या तो कनाडा देखूंगा या मैं ऑस्ट्रेलिया देखूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए हैं उसी पॉलिटिकल सिस्टम में। इट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? और क्या लिया? सबसे पहले मुझे जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है उसमें एक मेरी यूनियन आ रही है और मेरे बहुत सारे स्टेट्स और प्रोविंसेस आ रहे हैं। ये शुरुआत वाली बात है। स्टेट्स मत सोचना, अभी हम वही सोच रहे हैं जो 2 गोले बनाए थे मैंने। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां पे काम कौन करेगा, यहां पे काम कौन करेगा, ये डिवीजन हो गया कि मोदी जी का काम करेंगे, तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान जी का काम करेंगे। डिवीजन कहां से लिया? शाबाश, साउथ अफ्रीका से क्या लिया? और अब यहां से जो मेरे स्टेट्स हैं, ये लेजिस्लेचर मेरा इस लेजिस्लेचर में अपर हाउस में मेंबर पहुंचा रहा है। राज्यसभा बनाई थी ना स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, वो कहां से लिया मैंने? साउथ अफ्रीका से। हो गया? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत। अब यह हुआ कि राष्ट्रपति महोदय तो एक ही है, 1 पर्सन। अगर उनको जुकाम हो गया, सर्दी खांसी बुखार आ गया हो ना कभी, तो यार उनका काम करेगा कौन? तो हम ऐसे सोचने लग गए वहां बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अमेरिका का ध्यान आया कि अमेरिका में एक गो वाइस प्रेसिडेंट होवे है, क्योंकि इंग्लैंड में वाइस राजा तो होवे नहीं है। तो कहां से लाएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? कहां से? इंग्लैंड से, फिर अमेरिका से। सो प्रेसिडेंट के साथ में हमने एक वीपी की पोस्ट बनाई और इसे कहां से लाए? अमेरिका से, यूएस से। बराबर। फंडामेंटल राइट्स थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, क्योंकि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। तो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से वो कंसेप्ट लिया, हमने वहां के राइट्स कॉपी नहीं करे। प्रियम्बल हमने यूएस से लिया, हमने प्रियम्बल उनका नहीं लिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ यूएसए हैविंग solemnly resolved to constitute India into, यूएस वाले करेंगे तो हमारी सॉवरेंटी चली जाएगी। सो फॉर्म और कंटेंट। फॉर्म का मतलब है प्रियम्बल का पन्ना, उसमें कुछ लिखा होगा और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन जो कंटेंट है वो इंडियन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज एलिमेंट्स, व्हाट इज द फॉर्म एंड व्हाट इज द कंटेंट। अब क्या हुआ? सरकार बना दी। कहां बनाई? अभी तो ये लेजिस्लेचर क्रिएट करा। अब यहां लेजिस्लेचर के साथ इस एग्जीक्यूटिव में, यहां तो प्रेसिडेंट था, यहां गवर्नर था। गवर्नर की पोस्ट कहां से लाऊंगा मैं? कनाडा से लाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया से लाऊंगा? क्योंकि वहां पे दोनों जगह फेडरल है, दोनों डोमिनियन है। कहां से आया? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहां से हुआ? कनाडा से ले लिया। गवर्नर की पोस्टिंग कहां से थी? तो ऑलरेडी हमारे यहाँ गवर्नर हुआ करता था प्रोविंसेस के अंदर, जो 1935 जो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा है उसके अंदर था। गवर्नर तो उसके पहले भी हुए, लेकिन जो लास्ट एक्ट है जिसने पुराने एक्ट्स को खत्म करा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो 1935 की जो अंग्रेजों का एक्ट था जो चल रहा था, उसका बहुत सारा कंपोनेंट हमारे पास है। जो दूसरी जगह से हम फीचर्स लेंगे वो अब अलग अलग है। फिर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के ऊपर कोई खास बात बोली यहां, तो अब इन दोनों के बीच में डिविजन्स आएंगे, तो लिस्ट के तहत डिविजन्स आएंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस आएंगे। तो ये कहां कहां से लिए? तो कई सारी चीजें हमने अलग अलग जगह से इन रिलेशंस के बारे में लिए। इसके बाद में फिर ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो सरकार को, दैट इज ये जो सरकार है बेसिकली, इसके लिए जो डीपीएसपी है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कि सरकार की ड्यूटी क्या होगी, ये कहां से लिया? आयरलैंड से। क्यों लिया? आयरलैंड तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। सोच के देखना, आयरिश, स्पेनिश नोट्स में है मेरे, ओरिजिनली स्पेनिश, लेकिन उसने आयरिश ने अडॉप्ट करा था, और आयरलैंड से हमने कंसेप्ट अडॉप्ट करा कि सरकार की ड्यूटी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, एक परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, सरकार को छुट्टा नहीं छोड़ रहे।
सरकार को ऑब्जेक्टिव्स के तहत ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि बेटा तुमको जन ने ये करना है। क्या करना है? सो वेलफेयर गवर्नमेंट चलानी है। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के अंदर एक सोशल ऑर्डर बनाना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करना है। सो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जितनी चीजें हो सकती हैं वो यहां डाल दी गई। अब समस्या ये थी कि हम आजाद हुए नहीं थे, तब उन्होंने क्लॉज डाल दिया कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, इन्हें आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लॉज डाल दिया कि ये जस्टिशिएबल है, कोर्ट इसमें देख लेगा। तो सरकार जो अत्याचार हमारे ऊपर करती आई थी, चाहे अंग्रेज सरकार हो या हमारे खुद के राजे हो, अत्याचार सबने किया है। आप किसी राजा को अगर अच्छा बोलते हो तो मैं थोड़ा सा उसमें पर्सनल लेवल के ऊपर अगेंस्ट हूं। कोई भी राजा जनता का हितैषी नहीं था। राजा, जागीरदार, नवाब, ये सब लोग गरीब लोगों के आंसुओं पे, उनके खून के ऊपर पलते बढ़ते थे। कई लोगों को आज भी देखोगे कि राजाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। जरा सोच के देखना, उन्होंने अत्याचार अपनी जनता पे कितने किए, उनका टैक्सेशन का तरीका क्या था, और उसके अंदर फिर उन्होंने क्या वेलफेयर किया। तो बेनेवोलेंस, गिने चुने उंगलियों पे नाम ले लोगे आप राजाओं में जहां पर बेनेवोलेंट डेस्पॉट मिलते हैं, जिन्होंने जनता के लिए वास्तव में कुछ काम किया। सबने सब काम किया? नहीं। किसी ने नहर बना दी, किसी ने न्याय की जंजीर टांग दी, किसी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि हर एक इंसान को खाना मिलेगा। सबने सब काम तो नहीं किया, और वो राजा मरा तो वो सिस्टम खत्म। सो देयर वाज नो कंटिन्यूअस वेलफेयर मैकेनिज्म। वेलफेयर जो ओरिएंटेशन हमने लिया प्रीएम्बल के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था, अभी प्रीएम्बल बना नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके वेलफेयर को सुनिश्चित कैसे करोगे? तो डीपीएसपी। कहां से लिया? कंटेंट आयरलैंड से। लैंग्वेज कहां की है? कंटेंट कहां का है? देखो, दो जगह मिलेगा तुम्हें डीपीएसपी। लैंग्वेज क्योंकि डीपीएसपी भी है, हो सकता है मेरे नोट्स में ना हो। लैंग्वेज ऑफ डीपीएसपी कहां की है? अगला कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई, इसलिए पार्ट 4A है। शुरुआत में नहीं थी, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहां से इंस्पायर्ड है? फॉर्मर यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। अब हमने जो कंसेप्ट अभी तक देखा उसके अंदर हमने पार्ट 5 और पार्ट 6 वाला कंसेप्ट देख लिया। कुछ एक पार्ट्स हैं जो नहीं मिस कर गया हूं मैं। साथ ही साथ में इसमें ये भी था कि जो पुराने सिविल सर्वेंट्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर, मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज थी, और इंडियन मॉडल के ऊपर ब्रिटेन के अंदर लागू करी गई और बाद में अमेरिका में लागू करी गई, जबकि अमेरिका तो पहले से डेमोक्रेटिक नेशन था। सो इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में यह कहा जाता था कि ये वो इंडियन गवर्नमेंट का जो हाथी है वो पटवारी नाम के कछुए के ऊपर खड़ा होता है, सारा काम पटवारी करता है। ये कहावत है बड़ी पुरानी कि एलिफेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स स्टैंड्स ऑन द ऑफिस ऑफ पटवारी टॉर्टोइज्म। ये एक पुरानी कहावत है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज वेयर रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि इसको एक सर्टेनिटी देने की जरूरत है, अदरवाइज जो नेता आएगा, अर्थ ये हो गया कि जो इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है, जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, उसके अंदर आपको मेरिट चाहिए। सो मेरिट के प्रिंसिपल के ऊपर आपने एक पूरा पार्ट जोड़ दिया, पार्ट 14 पुराना चल रहा है हमारे यहाँ की देन है, ओरिजिनल है। 1853 चार्टर एक्ट 4 के साथ इंडिया के अंदर अलाउ किया गया था कि सिविल सर्विसेज होंगी, और पहले एग्जाम्स लंदन में होते थे। 1923 के बाद में एग्जाम्स हमारे यहाँ चालू हो जाते हैं। पहला सेंटर था इलाहाबाद, ICS का, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स या इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक्सक्यूज मी। अगली चीज जो आती है उनको ये पता चल जाता है कि इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री। बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं,
उन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। क्यों लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज किया, धर्म को क्यों नहीं किया? कल्चर बड़ा होता है, धर्म छोटा होता है। तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले हिंदू हैं, तमिल बोलने वाले मुसलमान हैं, तमिल बोलने वाले क्रिश्चियन हैं। केरला में मलयाली बोलने वाले, दे डोंट नो एनी हिंदी, दे डोंट नो एनी इंग्लिश। सो धर्म छोटा है, लैंग्वेज एक रीजन के ऊपर है। सो लैंग्वेज का पूरा पार्ट जोड़ा गया, उसके सब पार्ट जोड़े गए। क्यों? इट रिकॉग्नाइजेस लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन, और उसके ऊपर एक पूरा शेड्यूल जोड़ा गया। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जोड़ी गई। शुरुआत में कितनी लैंग्वेज थी? शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में शुरू में कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। आज कितनी है, कैसे है? पहली कौन सी जोड़ी? सिंधी। कितनी हो गई? 15। उसके बाद कितनी जोड़ी? कितनी? 4 तो फिर लास्ट चल देख लेना, मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। व्हाटएवर। 21, 71 और 92। 21 में 1, 92 के अंदर 4 तो सबसे लास्ट 92 है ना, 4, और 71 के अंदर 3, 4 और 7, 4 और 3 7 और 1 8, 14 और 8 22। सही। तो 22 लैंग्वेजेस आज आपके पास हैं। दैट इज लिंग्विस्टिक ऑर्डर। उसमें अंग्रेजी नहीं है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो हमारे यहाँ है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वो हमारे यहाँ है। और हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है। इट्स नॉट देयर, 8वें शेड्यूल में नहीं है इंग्लिश, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को लेकर चलता है कि सारे एक्ट और सारे बिल्स, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सारा काम किस में होगा? तो अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रुथ कि अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में नहीं है, शेड्यूल में नहीं है, फिर भी वो हावी है। इंग्लिश स्टिल इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच इंडिया वर्क्स। जब तक आप म्यूचुअल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्स नहीं कर लो, अदरवाइज स्टेट्स आपस में जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर बात करेंगे वो इंग्लिश होगी। जब तक आप आपस में तय नहीं कर लेते हो, तो ये कंसेप्ट्स के ऊपर बातचीत है कि कौन कौन सी चीज़ें जो मेजर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करती हैं कहाँ से आई थी। सो ये हम लोग सिंपल रट लेते हैं, और जब हम रट लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी, तो मेंस में जब हम, प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्री में तो आप फट से बोल दोगे भैया नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, तो फट से आपने लगा दिया इंग्लैंड से लिया है। लेकिन अगर वहीं पर आपको मेंस में आंसर लिखना पड़े तो आप कैसा लिखोगे? ये चार्ट रिप्रोड्यूस कर दोगे, करोगे? पहला थॉट यही है, आप पहले वही करना, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में फैक्ट याद होंगे तो अपन कंपीट कर लेंगे। जो मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बताया है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए थे, अर्थ यह है कि जब हम खुद से अपने आंसर्स लिखते हैं वो चीज़ यहाँ नहीं आएगी। वो चीज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये नोट्स तो आप किसी को भी दे दोगे, कोई भी किसी को भी दे देगा। मेंस की खासियत मेरी क्लास में क्या होगी? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ से लिए गए, 2x2 की ग्रिड बनाओ, एलिमेंट लिख दो। प्रियम्बल कहाँ से लिया, प्रियम्बल का कंटेंट का ओरिजिन कहाँ से, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इंडिया टेरिटरी क्या कंसेप्ट है, सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है, तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर। अब तो 100% सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लोग रह रहे हैं ना, सिटीजनशिप है कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। डुअल सिटीजनशिप अमेरिका का है। ये इस तरीके से अगर बढ़ोगे पार्ट वाइज तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो लोकल गवर्नेंस पार्ट 9 कहीं से नहीं ओरिजिनल है, 9 है कहीं से नहीं ओरिजिनल है, 9 भी कहीं से नहीं ओरिजिनल है, 14 ओरिजिनल है। 15 के अंदर बात आ जाती है कि हमें हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप को बचा के रखना है, उसकी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। जैसे हमने फाइनेंस के लिए सीएजी बनाया, उसी तरह से पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन क्या पहले था? अंग्रेजों के टाइम पर क्या इलेक्शन कमीशन था? सर्च करना, आज का होमवर्क है ये, होमवर्क कल करके बताना। अगर मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना, लिंक भेज देना कि हाँ मिल गया सर। या सरकार इलेक्शन कराती थी, है ना। सो इलेक्शंस इन ब्रिटिश इंडिया, ऑफिशियल्स कौन थे जो कंडक्ट कराते थे? तो अगर सरकार खुद ही इलेक्शन करा रही है तो बायास हो सकती है। सो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चाहिए थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन आपने अलग से बनाई।
फिर ये हुआ कि हमने एक सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन के साथ वाली वो ली कंसेप्ट के ऊपर हमने प्रीएम्बल बनाया कि सोशल वेलफेयर। ये कहाँ है यार तेजश्री? तो आ भी नहीं रही बाद में वो, नहीं तो वो आ जाती थी। तो जो वेलफेयर था उसमें जो सोशलिस्ट कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट के अंदर ये बोला गया कि ठीक है चलो डीपीएसपी के अंदर हम या फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम सोशल इक्वालिटी दे देंगे, इकोनॉमिक इक्वालिटी दे देंगे। 15 के अंदर 16 के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकिन सरकार दे रही है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी स्कीम्स के अंदर की बात है, पर्सनल तो है नहीं। फिर छुआछूत जो सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा बैरियर था, उसे फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। जो निगेटिव फॉर अदर्स है, पॉजिटिव फॉर दोज है, जो एससीज और एसटीज और अदर या छुआछूत जिनके ऊपर हो रहा है उनके लिए पॉजिटिव है। इसके अंदर कंसेप्ट समझना कि सिर्फ एससी एसटी के ऊपर ब्रैकेट मत लगाना। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 बड़ा है। अगर आप एक हिंदू हो और एक दूसरी मेजॉरिटी वाले ग्रुप के अंदर आप माइनॉरिटी में हो और आपके साथ छुआछूत हो रही है तो वो छुआछूत आपके खिलाफ है। सो इंडिया के अंदर जहां जहां वो एक्ट है हमारा 1955 का और 1989 वाला, अगर उसके अंदर से हम एससी एसटी के शब्द हटा गए, एनी कम्युनिटी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। वो इंडिया के सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, ये आगे का काम है। अभी जो है वो है सो सोशल इक्वालिटी पूरी करनी थी। साथ ही साथ में अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर यूरोपियंस हमारे यहाँ हैं, ब्रिटिश हमारे यहाँ हैं, एंग्लो इंडियंस हमारे यहाँ हैं और इन लोगों का काफ़ी बड़ा वर्चस्व है। सो अंग्रेज़ों के इस मान्यता को कि हाँ एक कम्युनिटी हमारे यहाँ है और इसको प्रिजर्व करना है, नहीं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे नाम सुना है? जिम्बाब्वे के अंदर जब तख्ता पलट हुआ था तो वहाँ के जो गोरे लोग थे उनको मार काट डाला गया था। पहले जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसके अंदर बहुत सारे गोरे खेला करते थे। कहाँ है आज जिम्बाब्वे की टीम? साउथ अफ्रीका में भी वही हुआ, अपार्थाइड खत्म हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी डाइवर्सिटी को बचा के रखा है। हालांकि साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वैसे ही सिस्टम दिखेगा जैसे हमारे यहाँ रिलीजन बेस्ड है, वहाँ रेस बेस्ड है। गोरे अलग रह रहे हैं, काले अलग रह रहे हैं, भारतीय अलग रह रहे हैं। देयर आर डिविजन्स बट देयर आर ऑल्सो मल्टीपल कॉलोनीज। इसलिए हम जब बोलते हैं कि डाइवर्सिटी के अंदर साउथ अफ्रीका इज क्लोजेस्ट रिलेटिव टू इंडिया, वो इसी वजह से बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज ग्रुप भी हैं। सो जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, जो कंटिन्यूम हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर हमने स्पेशल कंडीशन डाली कि पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे देंगे। फंडामेंटल राइट्स में तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात है नहीं। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी को उस सोशल वेलफेयर के अंदर अचीव करना है जहां हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। जस्टिस कितने तरीके का था? 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सो मैंने सोशल तो दे दिया आर्टिकल 17, 18 के अंदर, 16 के अंदर, सॉरी 15 के अंदर। इकोनॉमिक दे दिया मैंने 16 के अंदर। पॉलिटिकल जस्टिस का क्या होगा? सो पॉलिटिकल जस्टिस ऐसे मैं अचीव नहीं कर सकता हूं, तो मैंने 16वें पार्ट के अंदर स्पेशल कंडीशन फंसा दी, स्पेशल प्रोटेक्शन डाल दिया। आर्टिकल 330, 331, 332, 333, 334, 335 एंग्लो इंडियंस, एससीज और एसटीज के लिए। छोटा सा पार्ट है, स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल क्लासेस है, डाल दिया। सो ये हमारा यूनिक फीचर है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर का ध्यान रखना, इसमें बार बार ऑब्जेक्टिव्स बोल रहा हूं क्योंकि आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप ये समझिएगा। इसके नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगर आप किसी एक के नोट्स लोगे तो अपने आइडिया को लिमिट कर दोगे। ऑब्जेक्टिव्स ओपन करना है और उसको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपने कुछ पार्ट ऐसे आए जिसके अंदर फ्यूचर में इंडिया के अंदर कुछ इमरजेंसी आ सकती है, वॉर हो सकती है, बैटल हो सकती है, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है। ऐसी अगर कंडीशन आ जाएंगी तो सरकारें कैसे झेलेंगी? सो एक पूरा प्रोविजन हमने उठा के डाला जहां पे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकते हैं। सो पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन हमारे पास आता है जिसके अंदर 3 मेजर आर्टिकल हैं। एक है आर्टिकल 352, 352, एक है आर्टिकल 356, एक है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कहां से ली? फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका से, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है। स्टेट के अंदर की इमरजेंसी की बात हमारे पास कहां से आती है? और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कहां से लिया?
इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना है, वो कहां से लिया? तो यहां पे जर्मनी और यूएसएसआर का रोल आता है। अब कंसेप्ट समझना, पार्ट 18 है, ये इसलिए बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट 18 भी लिखने को आया तो ओरिजिन यहीं से आएगी। जब भी जो आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने बात करी थी आर्टिकल की, अगर हम बात करते हैं किसी भी पार्ट को लिखने के लिए तो वो पार्ट का ओरिजिनल कंसेप्ट है क्या, वो ओरिजिन कहां से होता है, उसका आइडिया कहां से जन्म लेता है, वो इन्हीं फीचर्स में से है। इसके बाद में हमने एक और कंसेप्ट उठाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से हम अमेंड कर सकते हैं। क्या हम इसको जापानीज तरीके से अमेंड कर लें जो आज तक नहीं हुआ, या हम इसको ब्रिटिश, सब कुछ ब्रिटिश लिया है तो क्या हम इसको ब्रिटिश तरीके से अडॉप्ट कर लें? तो बोले नहीं, ब्रिटिश तरीके से अडॉप्ट करोगे तो वो तो इवॉल्व्ड है, वो तो धीरे 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 बन रहा है। तो हमने इसको कहां से लिया? सो 2/3 मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट कहां से निकला है आपका? तो इसको अब समझ में आ रहा है आपको किस तरह से इसको वापस रीफ्रेज करना है, पार्ट वाइज, कंसेप्ट वाइज, प्रीएम्बल और बाकी पार्ट और बाकी शेड्यूल। और पूरा बड़ा चार्ट बनाने की कोशिश मत करना, वो बहुत बड़ा बनेगा। छोटे में करके देखना, छोटे 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 में लिख के देख लेना कि इस पार्ट के अंदर ये ओरिजिन है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अगर तुम्हें पार्ट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई एलिमेंट है उसके अंदर, कोई प्रोविजन है उसके अंदर, कोई पावर है उसके अंदर, कोई प्रोसीजर है उसके अंदर, कोई प्रोसेस है उसके अंदर, कहां से आ रहा है? इसके बाद में क्या आ जाता है हमारा पार्ट 19। क्या है 19? मिसलेनियस, मतलब सब कुछ है इसमें आर्टिकल 366 है जिसके अंदर डेफिनेशंस हैं। ये जो आर्टिकल 366 है ये पर्टिकुलरली किसी भी एक चीज को डिफाइन करता है। इसके अंदर 24वां और 25वां क्लॉज जो है वो क्या बात करता है? 366 का 24वां और 25वां क्लॉज भी एससीज और एसटीज की बात करता है। 330 से लेकर 335-36 तक भी हम लोग एससी एसटीज की और एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। इसी तरह से 300 का एक और आर्टिकल आता है जहां पे एससीज और एसटीज की डेफिनेशन है। तो अलग अलग जगह पर किस नजरिए के साथ ये काम हो रहा है। एक्सक्यूज मी। इसके बाद हमारे पास अमेंडमेंट आ जाता है। तो अमेंडमेंट आपको निकालना, अमेंडमेंट क्यों जरूरी था, कहां से लिया और किस तरीके से करना है, वो कहां से लिया। सो अमेंडमेंट है तो अमेंडमेंट के अंदर इसका पॉलिटिकल सिस्टम भी है यूनियन का। अमेरिका में सिर्फ यूनियन का है, स्टेट्स का नहीं है, इसलिए फेडरल है। वहां हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन का भी है, स्टेट्स का भी है, और पुराने प्रिंसली स्टेट्स का भी था। पुराने प्रिंसली स्टेट्स का भी था जिसे हम बोलते हैं पार्ट 7, जो रिपील कर दिया गया, जिसके अंदर आपके राज प्रमुख नाम का व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था जो पुराना राजा था। सो मध्य भारत के पहले राज्य प्रमुख सिंधिया परिवार के थे और उप राज्य प्रमुख होलकर परिवार के थे। रीवा, उसके अंदर राज प्रमुख रीवा राजघराने के थे। भोपाल स्टेट चूंकि सरेंडर कर दिया गया था इसलिए पार्ट सी में शामिल कर दिया गया था शुरू से। विंध्य प्रदेश तो बाद में पार्ट सी में आया, शुरू में तो पार्ट बी में ही था। जब पंगा फंस गया, 1 साल तक वो सेटल नहीं कर पाए, 2-2 मुख्यमंत्री चल रहे हैं, वो हैंडल नहीं हुआ, तो कहां गया, वो पार्ट सी में आ गया, तो चीफ कमिश्नर हो गया। इसी तरह से हैदराबाद स्टेट था, वो राज प्रमुख थे नवाब साहब वहां के, दैट इज निजाम साहब। इसी तरह से राजस्थान ने, राजपुताना ने अपनी यूनियन बनाई थी, तो खूब सारे राजपूती स्टेट्स ने मिलकर जो यूनियन बनाई थी उसके राज प्रमुख थे। तो ऐसे कई सारे राज प्रमुख थे। ये जितने राजा रजवाड़े थे जो हमारे साथ इंडियन यूनियन में शामिल हुए थे, उन्हें हमने एक स्पेशल कैटेगरी में रखा था जिसे हम कहते थे स्टेट्स इन पार्ट बी। स्टेट्स इन पार्ट ए वो स्टेट्स थे जो इंडियन ब्रिटिश स्टेट्स थे, प्रोविंसेस थी, उनको पार्ट ए कहा गया। फिर पार्ट बी किसको कहा गया? प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने बना दिया। पार्ट सी किसको कहा गया? जो पुराना चीफ कमिश्नरी एरिया था उसको उन्होंने कर दिया कि स्पेशल कंडीशन वाला है, जनरल, ना तो ए चल रहा है ना बी चल रहा है, टेम्पररी है, ट्रांजिशन है, जल्दी करो, आज़ादी लो, डोमिनियन से हटो। और एक एरिया था अंडमान एंड निकोबार का। अंग्रेज चाहते थे कि अंडमान निकोबार उनके साथ रहे, उसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है, छोटी सी है मतलब इनफैक्ट, बट इंडिया ने ले लिया। इसी तरह से लक्षद्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप में हुआ कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो पाकिस्तान ने अपनी शिप भेजी, इंडिया ने अपनी शिप भेजी, इंडिया पहले पहुंच गया। ये है कहानी। जो आज हम इंडिया देख रहे हैं, इस इंडिया के अंदर लोग देख रहे हैं, इन लोगों के राइट्स देख रहे हैं, हम सरकार देख रहे हैं, सरकार के फंक्शनिंग देख रहे हैं, ये 2 तरीके से आया। एक ओरिजिनल था और दूसरा जो हमने अमेंडमेंट्स देखे उनसे आया है। जो आज हैं हम, वो ओरिजिनल से शुरू होकर सारे अमेंडमेंट से आज हैं।
तो कल हमने बात करी थी अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, कितने अमेंडमेंट्स हैं, उसकी आज मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी। बेसिकली वो विकिपीडिया के नोट्स हैं, मेरे नहीं है। मैं इतनी मेहनत नहीं करूं। मेरी मेहनत कहाँ है, वो शॉर्टकट में जो बना के स्पेशल ऑर्डर दे दिया है कि अगर आपसे वो बोले कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आज तक अमेंडमेंट क्या हुए, या स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आज तक के अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये मेरा काम है, ये हायर है, जिसके अंदर मैं आपको वो दे दूंगा किस तरह से लिखना है, कितने एलिमेंट है। कुछ जगह पे वो कंप्लीट कर दिए हैं ये, लेकिन जो आज मैंने आपको दिया है उसके अंदर कंप्लीट ब्लॉक्स भी हैं, वो पूरे विकिपीडिया के नहीं है। जैसे 7वां अमेंडमेंट है, उसको अगर आप देखोगे तो इट हैज बीन डेल्ट अकॉर्डिंग टू मी। 7th अमेंडमेंट को मैंने काम में लिया है। 42nd अमेंडमेंट है, उसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। उसका वजह यह है कि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इनमें से पूछा जा सकता है। गॉट द पॉइंट सर? पॉलिटी चालू हो गई है, रटना घोटना चालू कर दो आप, क्योंकि ये एक दिन में याद नहीं होगी, इसको सालों लग जाते हैं और फिर भी याद नहीं होती है। ओके, एनी क्वेश्चंस? आजकल ऑनलाइन में सब लोग सुन सटके में बैठते हैं, नो गुड मॉर्निंग, नथिंग। चलो कोई बात नहीं। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ। 2 घंटे बहुत भौंक लिया यार, थक गया तभी मैं। हाँ ओके, एक रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।